बाद में वो बहुत सारी हमें हेजिटेशन से बचा लेती है। ये वो सारी चीजें थी जिनको पेश नजर रख के हमने ये प्रोग्राम जो है वो डिवाइस किया, इसके कंपोनेंट्स बनाए, उसके लिए लेक्चर्स का जो है हमने डिसाइड किया। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब आप इसको क्लोज करेंगे कल वर्कशॉप को, तो मुझे उम्मीद है कि आप पहले से कॉन्फिडेंट भी ज्यादा होंगे अपनी असाइनमेंट को करते हुए। आपकी क्लैरिटी अबाउट योर ऑफिशियल बिजनेस भी ज्यादा होगी एज फार एज एडीपी इज कंसर्न। और दूसरा जो इसका कंपोनेंट जो अभी हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स साहब ने आपके साथ शेयर किया है, वो एक इंट्रो भी है, लेकिन वो बुनियादी तौर पर आपको वैसे भी मालूम होना चाहिए। इसके हम सारी जो प्रेजेंटेशन है ये आपको ईमेल भी कर देंगे ताकि ये आपके पास मौजूद हो। ये एक कंपोनेंट हमने इसलिए रखा कि जब आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कोई भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी का बनाते हैं तो उसकी एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपके बड़ा क्लियर आपके पास मटेरियल मौजूद हो, जुबानी ना भी याद हो लेकिन बट इन योर ऑफिस वो चीज मौजूद हो। आप उसको पहले निकालें, आपको मालूम हो कि ये हमने फैसिलिटी बनानी है, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है, स्टैंडर्ड्स उसके ये हैं, आपके पास एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट मौजूद हो। और दूसरा ये है कि आप उसको कोशिश करें कि आपके इल्म में होनी चाहिए चीजें, क्योंकि बाज़ औक़ात जब कहीं भी किसी मीटिंग में आपसे कोई क्वेश्चन होता है तो वो आपसे जब कोई कमेंट लेते हैं तो उनके जहन में यही होता है कि आप स्पोर्ट्स के आदमी हैं, आप स्पोर्ट्स के साथ रेलेवेंट है, आपके पास सबसे ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन होगी। तो ये आपकी रिस्पेक्ट को भी बेहतर करेगा उन मीटिंग्स के अंदर जहां पर स्पोर्ट्स से रेलेवेंट कोई चीज डिस्कस होती है। तो एटलीस्ट आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो, वो कि आजकल ये नेट के ऊपर और आप इसको ले सकते हो, लेकिन हमने इसको एक कंपैक्ट फॉर्म में एक प्रॉपर शक्ल दे के आपको सारे फीचर्स के साथ ये प्रेजेंटेशन बना दी है। तो उम्मीद है कि ये आपको अपनी बहुत सारी जगहों पे आपके इस्तेमाल में आएगी। ये इन्फॉर्मेशन बड़ी वैलिड इन्फॉर्मेशन है और ये यकीनन आपके पास होनी चाहिए थी, होगी, मुझे यकीन है बल्कि। लेकिन बहरहाल फिर भी हमने एक अटेम्प्ट की है कि आपको बेहतरीन चीज एक कंपैक्ट शेप में आप तक पहुंचा दें। दूसरा इसके अंदर जो एलिमेंट है वो हमारा जो हमने रखा है वो मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन का एक बड़ा इशू है। अब फील्ड में आप डिपार्टमेंट की ईयर एंड आईज होते हैं, आपसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी करते हैं, आपसे रिपोर्ट भी जनरेट करवाते हैं और आपसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी करते हैं कि आप हमें बताइए कि ये प्रोजेक्ट वहां पर हो रहा है। एक जो बहुत बड़ा फ्लॉ पिछले दिनों में रहा है वो ये है, वो आपने हमें अपने कंसर्न्स इशू भी किए हैं कि हमारा पीएमयू जो है वो आपके साथ कोई अच्छी कोऑर्डिनेशन में नहीं रहा। शुरू के दिनों में थोड़ा सा ये गैप जो था ये ऑब्जर्व हुआ, इसको आपने मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर हमें हाईलाइट भी किया। अब जो ये गैप है इसको हमने ब्रिज भी करना है और आपके रोल को बहुत इंपॉर्टेंस भी देनी है, बिकॉज के फील्ड के अंदर ये जितनी भी फैसिलिटीज डेवलप हो रही हैं ये अल्टीमेटली आपने इसको सुपरवाइज करना है, इसको आपने ऑपरेट रखना है, फंक्शनल रखना है। तो अगर कल को कोई ऐसी चीज हो जाती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट जो अभी हम बेहतर कर सकते हैं और बाद में आप उसको कहें कि जी ये वाली चीज होगी है, ये गलत होगी है, प्लान, वो अभी इस स्टेज के ऊपर बहुत सा मुमकिन होता है कि हम उसको करेक्शन कर सकें। आप समझते हैं कि ये फैसिलिटी यहाँ पर मिसिंग है, हम उसको एड अप कर सकते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। लेकिन अगर आज वो आप सुपरवाइज नहीं करेंगे इस एंगल से कि ये आपने कल को आपकी जिम्मेदारी बन जानी है, तो वो मुनासिब बात नहीं है। तो सेक्रेटरी साहब का ये भी कंसर्न था कि आप इसकी एक बड़ी विजिलेंस जो है वो रखें दोनों हिसाब से। एक तो ये है कि क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो ठीक है, पेस उसकी ठीक है, और उसके साथ अच्छा अब जो है जी मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रोग्राम का और आज की ये वर्कशॉप का बता दिया। तो मैं अभी आप रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ सेक्रेटरी साहब से कि वो थोड़ा सा आपके साथ इसके ऊपर एक छोटा सा जो है वो आपके साथ एक इंटरेक्शन करें। तो आई रिक्वेस्ट सेक्रेटरी यासा सर प्लीज ज्वाइन। नहीं करना चाह रहे? ओके, अच्छा सेक्रेटरी साहब एक मीटिंग में है तो अभी वो थोड़ी देर तक आपको ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह इसी रेफरेंस से। तो अब मैं अपना रिक्वेस्ट करूंगा शाहिद फकीर साहब से जो चीफ स्पोर्ट्स कंसल्टेंट है हमारे यहाँ पर, कि वो आपको इस मामले में जो है ग्राउंड्स की डायमेंशंस और इसकी डेवलपमेंट के लिए सिलेक्शन ऑफ साइट और उसके अदर जो फीचर्स हैं, एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी को कैसे डेवलप, कहां डेवलप और किस तरह का डेवलप होना चाहिए, ये 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसको वो कोशिश करेंगे कि आपके साथ
थैंक यू वेरी मच सर। सेक्रेटरी साहब वेरी काइंड, उन्होंने ज्वाइन कर रहे हैं हमें, हालांकि वो कमिटेड थे लेकिन ही इज वेरी काइंड। तो सर प्लीज। जो मीटिंग मैंने आपको बुलाई है कुछ चले ये तो हाँ जी, क्या हाल है चौहान साहब? सर अस्सलाम वालेकुम सर। आपने वालेकुम अस्सलाम, रोजाना मुझे इसके ऊपर बिजी कर दिया, मेरी 10 सर एक्चुअली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स बोर्ड का डायरेक्टर, चले आपका शुक्रिया। आवाज आ रही है भाई? बिल्कुल आ रही है सर। उनके सर आवाज आ रही है आपकी? चलो ठीक है, ले लेना इसको। चले ये शुरू करते हैं। आज की जिस तरह चौहान साहब ने जिक्र किया था, ये आज की हम 6 वेबिनार हमने कराने अगले 2 महीने 2.5 महीने के अंदर। इसमें ये फर्स्ट ऑफ द वेबिनार है। आप सारे जानते हैं आजकल ये ऑनलाइन जब से हमने वो ट्रेनिंग शुरू की, हमें एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला है। कल हमने ओलंपिक्स, इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे के ऊपर किया था, वो भी काफी अच्छा इम्पैक्ट हुआ उसका। तो ये वेबिनार है बेसिकली स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के ऊपर। अभी डायरेक्टर स्पोर्ट्स जो है वो आप लोगों को बता रहे थे कि ग्राउंड्स की मेजरमेंट क्या है और बाकी जो मेजरमेंट्स और सारी चीजें हैं, उन्होंने आपको थोड़ा सा लेक्चर दिया, मैंने थोड़ा सा देखा था। और अब उसके बाद जो अगला वाला है वो आपको पता है ये सारी डेवलपमेंट के ऊपर है। डेवलपमेंट का लेक्चर इन्होंने पहले कोई है दूसरे या तीसरे हफ्ते में रखा हुआ था, वो मैंने जान के आपको पहले हफ्ते में इसलिए करवाया है। PC1 डेवलपमेंट है या ये जो मॉनिटरिंग ऑफ DSO या स्पोर्ट्स अफसर से बड़े घबराते हैं कि DS हमने ये साइन कर किया है या उन लोगों ने किया है, तो ये ऐसी बात नहीं है। इसी मैंने जो आपके दिनों में है गलतफहमियां कह लीजिए या कोई क्वेश्चंस हो, इसको जवाब देने के लिए मैंने कहा था कि ये PC4 के ऊपर और ADP फार्मूलेशन, ADP तो तकरीबन फार्मूलेट हो ही गया है, लेकिन PC1 जो नई 4-8-10 स्कीमें अप्रूवल हुई हैं उसके ऊपर कैसे बनता है, क्योंकि वो फील्ड से आप लोगों ने इंफॉर्मेशन लेनी होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, 3 से 4 साल हो गए हैं PMU बने हुए, लेकिन कोई अभी इसने मुझे बताया था डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग ने कि सिर्फ 1 या 2 शायद PC1 हमारे पास PC4 का कंप्लीट होके आए हैं, जबकि स्कीमें कोई 10 से 15 मुकम्मल हो चुकी हैं पिछले साल तक। तो जो PC4 आप मुकम्मल भेजेंगे, मुकम्मल होने के बाद उसी के ऊपर आपकी जो रेगुलर बजट आना या जो है वर्कफोर्स है, HRM है, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट अप्रूवल देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है PC4 को भेजना, मुकम्मल करना। और जो आप लोगों के दिनों में ये था कि यार ये हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लीगली भी और कानूनी तौर पे भी ये बाकी सोबन साहब और DD प्लानिंग आपको लेक्चर दे ही देंगे। ये ऐसा होता है कि जिसने MB साइन की हो, जो सब इंजीनियर होता है या डिप्टी AD प्लानिंग होगा इनका PMU वालों का या CNW का, लीगली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जो आप ऑफिसर्स हैं, DSOs या डिविजनल स्पोर्ट अफसर या TSOs वगैरह, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इस हद तक होती है कि इस कमरे में 10 लाइटें हैं तो आपने 10 लाइटें ली हैं, तो आपने बस कहना है ये 10 मौजूद हैं। या अगर वो PC1 में लिखा हुआ कि 20 लाइटें और 2 AC लगने थे और 20 की बजाय 15 लाइटें लिखी हैं, तो आप 15 लिख देंगे, 2 AC हैं। बस आपने ये वो क्या कहते हैं, ये लिस्ट आपने वेरीफाई करनी होती है। बाकी क्वालिटी का आंसर जो है वो आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। कोई सवाल होंगे वो आप जरूर उनसे पूछ लीजिएगा जब ये आपको लेक्चर देंगे, ताकि आपके ध्यान में कोई सवाल हो, कोई दुश्वारी हो, वो जरूर क्लियर कर लीजिए। तो ये जिससे मैंने आपको जिक्र किया, ये फर्स्ट ऑफ द वेबिनार है जो हम आज करवा रहे हैं स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पे। हर हफ्ते के अंदर मेरा 15 दिन के बाद एक इन्होंने और रखा हुआ है, तो इसका टोटल हम 6 वेबिनार्स करवाएंगे कल। और ये बल्कि ये बड़ा अप्रिशिएट हुआ है, आमिर जान साहब कल वो आपके एक्स DG और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से, वो ओलंपिक्स एसोसिएशन के सदर भी हैं, तो उनको जब ये पता चला तो वो बड़े हैरान हुए, कहते यार आपने अपने डिपार्टमेंट में तो थानों को छुट्टी दी हुई है, तो आप लोगों ने ये बड़ी एक्टिविटी जनरेट की है। मैं कह रहे यही है ना, अपॉर्चुनिटी को कैश कीजिए। अगर आप कोविड की वजह से नहीं दफ्तर जा सकते या कोई और प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो इसको इस तरीके से यूटिलाइज करें, अपनी वर्क फोर्स को जितना बेनिफिट
आप पहुंचा सकते हैं ट्रेनिंग के दौरान, कैपेसिटी बिल्डिंग के दौरान, तो वही हमारा असल काम है। तो एक दफा फिर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और लुक फॉरवर्ड के आप ये कुछ सीखेंगे, अच्छी चीजें जो आपके जहन में कोई खदशात हैं या सवालात हैं जरूर पूछिए। ये मैंने चौहान साहब और बाकी इनके जो ऑफिसर जो लेक्चर देंगे उनसे गुजारिश होगी कि आखिर में आधा घंटा या 15 मिनट जरूर क्वेश्चन आंसर के लिए रखिएगा, ताकि जो भी इनके सवाल हों वो हों। और एक है कि दरमियान में उनको एक अपनी प्रेजेंटेशन पहले देने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करें, ताकि वो एक सीक्वेंस उसके लिए प्रेजेंटेशन का भी बेहतर होगा। एक दफा मैं फिर डीजी स्पोर्ट्स, डायरेक्टर एडमन और डायरेक्टर स्पोर्ट्स, उनकी पूरी टीम जिन्होंने ये अरेंज किया है, बाकी डीएसओज और स्पोर्ट्स ऑफिसर जो मौजूद हैं ट्रेनिंग के दौरान, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज ये ज्वाइन किया। तो उम्मीद है आपके लिए अच्छी एजुकेशन भी देगा और आपको नॉलेज भी देगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स और आपकी इस सपोर्ट और इस विजन को सर। उम्मीद है कि हमारे ऑफिसर्स इस चीज को फॉलो करेंगे। और दूसरा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जी कि ये वैसे तो वो सर भी सुन ही रहे हैं कि आपकी तमाम जो एक्टिविटी है ये पूरे लेक्चर्स की ये लाइव वॉच हो रही है। सेक्रेटरी साहब से खुद कर रहे हैं इसको, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा इस पे फोकस है। और डेफिनेटली हमारी एफर्ट तभी फ्रूटफुल हो सकती है कि अगर आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, नंबर 1। नंबर 2, लेक्चर आप सुनिए, उसके दरमियान में कोई भी क्वेरी हो आपकी, हमारे पास टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, हम हाजिर हैं या बैठे हैं, आपके लिए बैठे हैं और आपको वहां पर फोकस करवाया है, बैठाया है तो इस पर्पज के लिए कि आप एक इससे बहुत बेहतर फायदा उठा सकें। सो प्लीज आप ड्यूरिंग लेक्चर कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप पेपर के पे लिख लीजिए और उसके बाद आपकी एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम आंसर करेंगे। कोई उसमें नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्वेश्चन में यही सबसे ज्यादा खूबसूरती होती है कि उसकी क्वालिटी क्वेश्चन की अपनी खुद होती है। तो बिल्कुल हेजिटेट ना कीजिएगा, जिस तरह भी जिस भी लैंग्वेज में आप बात करना चाहें, क्वेश्चन पूछना चाहें, अपनी क्लैरिटी के लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन आप करेंगे तो ये हमारे जो यहाँ पर रिसोर्स पर्सन हैं वो आपको प्रॉपर उसको आंसर करेंगे। सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है कि आप उसको लिख लीजिए, सुन लीजिए और उसके बाद जब आपको क्वेश्चन आंसर सेशन हम स्टार्ट करें तो आप जस्ट रेज योर हैंड और टिल द एंड, जब तक आखिरी बंदे का भी क्वेश्चन नहीं हम ले लेंगे तब तक ये सेशन ऑफ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी ये एफर्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो ओवर टू शाहिद साहब, प्लीज ज्वाइन। करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे अफसर्स, रिस्पेक्टेड अफसर्स जो है मुझे जानते होंगे, बहुत से नहीं जानते होंगे। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। शाहिद फकीर विरक। आफ्टर कंप्लीट माई पाकिस्तान नेवी सर्विस आई वाज मूव माई कैरियर जिम्स एजुकेशन एज ए डायरेक्टर सपोर्ट to Dubai. 2015 I was moved my career back in Pakistan, HSN Director Sports HSN कॉलेज लाहौर। तो प्रेजेंटली साथ जो है वो लास्ट 2 ईयर से एज ए चीफ स्पोर्ट कंसल्टेंट स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में अपनी खदमात दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं जिनके साथ वर्किंग रिलेशन में गाहे बगाहे मुलाकात होती रहती है। तो आई एम हेयर टुडे, मैं आज मौजूद हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है, जो मेरा मजमून है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर व्हेन बिल्डिंग ए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जब हम बनाने जाते हैं कौन से वामल है जिनको मद्देनजर रखा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड चेंज करेंगे जी। सबसे पहले, चाहे आप पहली बार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या आपका 10वां प्रोजेक्ट है, इस बात को यकीनी बनाना मुश्किल है कि तमाम अहम अवामल को मद्देनजर रखा गया है। खेल को खेलने और लुत्फ उठाने के लिए लोगों के लिए तफरीह की सहूलत का मालिक होना और बरकरार रखना आपके लिए और माशरे की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अच्छा है। ताहम बहुत सारे मुख्तलिफ अवामल और तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हालत बनाने में चले जाते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का मंसूबा बनाते वक्त हमें किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए, मेरा आज का सब्जेक्ट ये है। नेक्स्ट। अच्छा, सबसे पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तमीर के वक्त अहम अवामल पर गौर करना जरूरी है। सबसे पहले तो हमें जगह का, जब हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जाते हैं, सबसे पहले तो मुश्किल होती है, हम जगह का इंतखाब करते हैं कि किस जगह पे हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। जिस जगह पे आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जाते हैं वो शहर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, टाउन से दूर नहीं होना चाहिए। वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होनी चाहिए। उसकी वजह यह है ताकि हमारी जो कम्युनिटी है उनको इजी एक्सेस हो जिस जगह पे हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। और इससे दूसरा जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, साथ इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए कि हम जिस जगह पे बनाने जा रहे हैं वहां पे कोई फैक्ट्रीज, कोई इस तरह की चीज ना हो जो हमारे स्पोर्ट्स की एनवायरनमेंट को खराब करे, जो धुएं से वो सेहत के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, जहां पे उन्होंने डेली वेजेस पे मॉर्निंग और इवनिंग में प्रैक्टिस करनी है वहां पे मौजूद रहना है, तो वो स्पोर्ट्स की एनवायरनमेंट मौजूद होनी चाहिए। इमारत के ज़ाब्ते देखिए, हर चीज जो होती है अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से होती है। जो इंटरनेशनली जो लोग देखा जाता है, जब किसी भी जगह पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम बनाने जाते हैं तो इमारत का ज़ाब्ता इस रियासत या कस्बे के लिहाज से मुख्तलिफ होता है जिसमें जमीन वाक़या है। इससे पहले कि आप जमीन में पहला खड्डा खोदें या सराख खोदें, इससे पहले आप कंफर्म कर लें कि जो आपकी लैंड है वो आपकी प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल है कि वो स्पोर्ट्स बोर्ड की प्रॉपर्टी हो चुकी है कि नहीं, इससे पहले कि आप आधा काम करें। और बाद में जो हमारा फ्यू केसेस आप लोगों के मुझसे बेहतर जानते होंगे कि बाद में पता चले कि वो तो हमें लैंड ही हमारी नहीं है। तो पहली बात है, पहला खड्डा खोदने से पहले जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी एसओपी है, जो भी डिपार्टमेंट इसको पीएमयू या कोई भी बना रहा है तो उसको इस पे जो है वो इस चीज को यकीनी बनाना चाहिए कि ये लैंड जो है हमारी है। और इसके अलावा जब आप बिल्डिंग बनाने जाते हैं, जो दूसरी एसओपीज हैं कि आपके तमीराती मंसूबे को बल्दियाती म्युनिसिपैलिटी होती है, जिस तरह बाहर जब सामने पेश करना होगा आपको, खासतौर पर इनकी डिपार्टमेंट से मिलना पड़ सकता है, तब भी आगे बढ़ सकते हैं जब आप मंसूबे मंजूर हो जाएं और इसको जल्दी अमल में लाएं। यानी कि आपकी जितनी एसओपीज हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं लैंड के हवाले से, बिल्डिंग के हवाले से या कम्प्लेक्स तमीर करने के हवाले से, वो कोई भी डिपार्टमेंट बना रहा है, थ्रू पीएमयू बना रहा है या कोई भी बना रहा है, इसमें डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अफसर या डिवीजन स्पोर्ट अफसर का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। उन्हें ऑन ग्राउंड होना चाहिए। उसकी एक वजह ये भी होती है कि क्योंकि एक जो पीएमयू बना रहा है, कोई भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या कोई भी फैसिलिटी बना रहा है, वो बनाने के बाद हैंडओवर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अफसर, डिवीजन स्पोर्ट अफसर की, तहसील स्पोर्ट अफसर को होनी थी। उसके बाद उस फैसिलिटी को कम्युनिटी के अंदर जो यूज करना है उसका इस्तेमाल उसी तरीके से उसी ने इंप्लीमेंट करवाना होता है। तो इस वजह से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अफसर, डिवीजन स्पोर्ट अफसर या तहसील स्पोर्ट अफसर जो भी मौजूद हैं, जो वहां पे अफसर हैं, उनको ऑन ग्राउंड मौजूद होना चाहिए जिस इलाके में, जिस जगह पे आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तमीर होने जा रहा है। नेक्स्ट प्लीज। बिल्डिंग रेगुलेशन से आगे करें। आगे एक्टिविटीज आता है जी, सरगर्मियां। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की मंसूबा बंदी करते वक्त एक और अहम अंसर पर गौर करना, आपकी खेलों की सरगर्मियां जिसकी मेजबानी करना चाहते हैं। कि आप सबसे पहले तो आप जब एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं तो आपको अपना विजन क्लियर करना है कि आप बनाने क्या जा रहे हैं, आपने इसके अंदर क्या एक्टिविटीज करवानी है इन फ्यूचर, ताकि आप एक आप इंडोर जिम अगर आप तमीर करने जाते हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि मैंने इसमें कितनी मल्टी गेम्स को इसमें इस्तेमाल करना है। क्योंकि इंडोर जिम्स में आपका बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं, आपका वॉलीबॉल कोर्ट भी हो सकता है, आपकी बैडमिंटन भी हो सकती है, आपकी मैट रेसलिंग भी हो सकती है, आपकी एशियन स्टाइल कबड्डी भी हो सकती है, अगर आपकी टेबल टेनिस हो जाती है। जितनी इंडोर्स गेम है आपको मद्देनजर रखना चाहिए कि जब आप बनाते वक्त के इन सब गेमों को मल्टी गेम्स के तौर पे हम इस जो बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं अपने रिसोर्सेज इसको कैसे यूज करना है। एंड अगर आप आउटडोर कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चीज का भी ख्याल हमें जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जब स्कूल स्पोर्ट्स होती है, मिसाल एक एग्जांपल देने के लिए मैंने स्कूल सॉकर लिखा है, फुटबॉल का लिखा है, कोई लीग कराते हैं या कोई और इस तरह की स्किल की कोई और गेम करवाते हैं, तो जो स्कूल लेवल के बच्चे होते हैं
उनके लिए हेल्थ और सेफ्टी को जरूर मद्देनजर रखा जाता है। उसकी एग्जांपल देने के लिए, इन केस ऑफ अगर आप बास्केटबॉल खिला रहे हैं तो जब स्कूल की गेम हो रही होती है तो नीचे से जो उनका अपना बेस बनी होती है वो लोहे की, उसको जो है वो डेफिनेटली किसी चीज से कवर करते हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल प्लेयर में, गेम्स में और बच्चों में थोड़ा सा फर्क होता है, क्योंकि उसको हम स्किल ट्रेनिंग की तरफ लेके जा रहे होते हैं, बच्चों को गेम सिखाने की तरफ लेके जाते हैं, वहां पे एक्सीडेंट के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इसलिए दुनिया के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क असेसमेंट को जो है मद्देनजर रखा जाता है। जब भी आप कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जाते हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वी नीड टू थिंक अबाउट दैट कि हमें हेल्थ सेफ्टी की तरफ देखना है, कोई बच्चा इस तरीके से ना हो। अगर आउटडोर कराना, इनमें से और भी रिस्क असेसमेंट हो सकते हैं, जिस तरह भट्टी साहब पहले लेक्चर में आपको बता रहे थे कि 5 से 7 मीटर जो है आपका ग्राउंड क्लियर होना चाहिए। दिस इज द आल्सो, ये भी एक रीजन है कि वो हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट के हिसाब से रिस्क असेसमेंट होता है कि आपका इतना एरिया क्लियर हो, इसमें कोई ऐसी चीज ना पड़ी हो जिसमें कोई स्पोर्ट्समैन या कोई प्लेयर भागता हुआ उससे इंजरी के चांसेस हो, जहां कोई और एक्सीडेंट हो। इस वजह से जो है वो एरिया 5 to 7 मीटर भी क्लियर रखा जाता है। ये भी एक रिस्क असेसमेंट में आता है। नेक्स्ट प्लीज जी। अगला मसला शदीद मौसम की हिफाजत। हमारी तो जो एनवायरनमेंट है वो डेफिनेटली हमारा एक जनूबी पंजाब है, जब पंजाब है, हम बात कर रहे हैं पंजाब की, तो हमारे वेदर के लिहाज से जो हमारी एनवायरनमेंट में तो चीजें इतनी मे बी नॉट इम्पॉर्टेंट हो, बट लेकिन जो है दुनिया के अंदर जो देखा जाता है, जब भी कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या कोई भी इस तरह की कोई चीज तमीर करते हैं तो शदीद मौसम की हिफाजत जो है ये भी हेल्थ सेफ्टी के लिहाज से देखी जाती है। जिसकी एग्जांपल, आई वाज लास्ट ईयर 3 months इन थाईलैंड पोकट। वहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मैंने फिजिकली देखा, क्योंकि वहां पे यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज है स्पोर्ट्स का, तो उनकी सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी वहां पे है। तो वहां पे इसको मौसम के लिहाज से भी इनको हिफाजत के तौर पर इनको देखा जाता है जी। ये बड़ा मसला है, इसको गौर करें। वो सख्त मौसम के आपको अपने खेले के हाथे की जगह के लिहाज से मौसम के मुख्तलिफ खतरात का सामना करना पड़ सकता है। जो बात मैं इससे पहले वाली स्लाइड में कर रहा था, रिस्क असेसमेंट, हम हेल्थ सेफ्टी के ऊपर दुनिया कंप्रोमाइज नहीं करती। हमारी एनवायरनमेंट जो, हम थोड़ा सा पीछे हैं, वर्ल्ड इज वेरी कम्पिटेटिव वर्ल्ड नाउ, तो हम इन चीजों तक कभी नहीं पहुंचे। लेकिन दुनिया के अंदर जो चीजें हैं वो इन चीजों को मद्देनजर रखा जाता है जब भी कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या कोई स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बनाई जाती है। शदीद मौसमी हालात आपकी सहूलत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खिलाड़ियों को, या ड्यूरिंग चैंपियनशिप मैच जो आए हुए आपके जो मेहमान है, जो मैं देखने वाले लोग जो हैं, पब्लिक जो देखने के लिए आती है आपको खिलाड़ियों को, वो जख्मी कर सकते हैं। आसमानी बिजली के तौर पे जो दुनिया देखी जाती है कि आसमानी बिजली इन केस ऑफ ग्राउंड हो रहा है, तब वहां पे वेदर की जो कंडीशन है, क्योंकि आसमानी बिजली गिर सकती है। तो इसलिए जो मैंने एक स्लाइड इसमें इंक्लूड की थी, तो हमें पता होना चाहिए कि दुनिया क्या करती है इस हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट के लिहाज से एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में। एक आसमानी बिजली एक खतरनाक और शदीद मौसमी सूरत हाल है जो आपके खेलों के पेचीदा को खतरे में डाल देती है। अपनी खेलों की सहूलत की तमीर के दौरान बिजली का एक अच्छा पता लगाने का निजाम नस्ब करें, जो दुनिया में किया जाता है। आसमानी बिजली का रिंग आपके पेचीदा गाहकों और जामिनों को बिजली के किसी भी खतरे से बच सकता है। वो एक अपना आसमानी बिजली को चेक करने के लिए एक आला लगाते हैं, ताकि वो उसको जो है वो कंट्रोल भी करती है। जो दुनिया के अंदर इवन आप देखेंगे यूएई में आप बहुत कम जो है वहां पे बारिशें होती हैं, वेदर की इस तरह की कंडीशन भी है जिस तरह की आप थाईलैंड की या यूरोप की अदर कंट्रीज की लगाते हैं। इसके बावजूद हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट पे लोग कंप्रोमाइज नहीं करते। इससे भी इसी के हवाले से हेल्थ सेफ्टी से मैं एक और चीज का भी इजाफा कर दूं, वो हमारी इसमें नहीं है, हमारी स्लाइड में। इवन आप गल्फ में चले जाएं, दुनिया के किसी कंट्री में चले जाएं, हम पाकिस्तान से निकल गए, हम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से निकल गए, एशिया हमारे इस सैफ से निकलने के बाद आप गल्फ में चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं, आप कनाडा में चले जाएं, आप किसी जगह पे भी जाएं, हेल्थ सेफ्टी का जो है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। जिस बंदे के पास जो सर्टिफिकेट हेल्थ सेफ्टी का नहीं होता, इवन वो स्कूल में एक पीटी टीचर की जॉब नहीं कर सकता। अगर आप हमारे तो इवन जो है, अगर आप स्विमिंग पूल पे लाइफ गार्ड भी हैं तो उसके पास भी विदाउट सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड, सीपीआर, लाइफ सेविंग का सर्टिफिकेट ना हो तो जॉब नहीं कर सकता।
आपके पास आप पीई टीचर हैं, आप डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोच कुछ भी हैं, तो आपने किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करनी है तो आपको सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। जो आपकी एनवायरनमेंट है, जिस आप डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उसकी एसओपी के मुताबिक, तो सर्टिफिकेशन जो है जो बहुत जरूरी होती है। तो अनफॉर्चुनेटली हम इस पे अभी थोड़ा सा पीछे, हम इस पे इम्प्लीमेंट जो है हमारा पाकिस्तान में इस किस्म का नहीं होता। इससे अगली चीज जो है जी, टर्फ सिलेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जाते हैं तो ये वो जगह है जहां पे प्लेयर ने खेलना है, एथलीट ने, और ज्यादा वक्त गुजारना है, जहां पे ट्रेनिंग करनी है, जहां पे परफॉर्म करना है। तो हमें अपने बिलाशुबा टर्फ खेलों की किसी भी सहूलत का सबसे अहम पहलू है। ये वो जगह है जहां आपके एथलीट और मेहमान अपना ज्यादातर वक्त सर्व करेंगे। इस वजह से आपको अपने मैदानों में मतलूबा टर्फ की किस्म पर गौर करना चाहिए। दो ही किस्म की होती हैं, जहां कुदरती या मसनूई। तो जिस तरह हॉकी ग्राउंड है, उसमें आप टर्फ यूज होती है, पॉलीग्रास यूज होती है। अब तो दुनिया पॉलीग्रास पे चली गई है। कुछ वक्त तक आस्ट्रो टर्फ हम अक्सर यूज करते थे। उसका आर्टिफिशियल जो टर्फ है, एक्चुअली वो आर्टिफिशियल टर्फ है। हम आस्ट्रो एक हमारी पाकिस्तान की एक टर्मिनोलॉजी थी जो हम अभी तक स्टिल यूज करते जा रहे हैं। बेसिकली ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि आस्ट्रो एक अमेरिकन कंपनी का नाम है जिसने ये टर्फ तैयार की थी। तो उसका वो एक्चुअली वो आर्टिफिशियल टर्फ ही है, लेकिन उसको एक पाकिस्तान टर्मिनोलॉजी में उसको आस्ट्रो टर्फ के तौर पे ही वो उनकी किया जाता है। अभी जो है लेटेस्ट जो है दुनिया के अंदर पॉलीग्रास हो गया। जो लास्ट अभी 2020 टोक्यो ओलंपिक हो रही थी, वहां पे पॉलीग्रास पे हॉकी खेली जाएगी। मैं हॉकी टर्फ की बात कर रहा हूँ। वहां हॉकी खेली जाएगी जो जहां पे जो इनका क्वालिफाइंग राउंड के लास्ट 4 मैच वहां पे खेले गए हैं। जो पॉलीग्रास है वो टर्फ से फास्ट है, और इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं। तो इसमें टर्फ की मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए बात लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं टाइम की भी मद्देनजर रखते हुए तो इसको आगे बढ़ाता हूं अपनी बात। अगर हम टर्फ को सबसे पहले तो अगर हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जब बनाने जा रहे हैं तो हमें गौर करना है कि हम किस एरिया में बनाने जा रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले पर। दूसरा, हमें मद्देनजर रखना है कि हमने टर्फ पे रखना है जहां हमने नेचुरली ग्रास पे जाना है। लेकिन जो कुदरती टर्फ घास को दिन की देखभाल के लिए डेफिनेटली मजीद दिन दरकार होते हैं। उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत होगी। जो आपकी नेचुरली ग्रास है उसको उसके ऊपर आपको मेहनत करनी होती है। उसको नेचुरली घास को देखने के लिए डेफिनेटली आपको बागबानी, खेती बाड़ी का भी नॉलेज होना चाहिए। आपने खाद डालनी होती है, उसको पानी कितने में देना, आपने कब लगाए हैं, जिन सारी चीजों को भी मद्देनजर रखना चाहता है। ग्राउंड को आपने प्रॉपर मेंटेन भी करना है। तो जो आर्टिफिशियल होती हैं, उन जो टर्फ लगा रहे हैं आप, ये इसको डेफिनेटली इसको भी जो हॉकी की टर्फ है उसको वाटर की जरूरत होगी, कुछ टर्फ दूसरी होती हैं। लेकिन इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आपका इंडोर जिम, अगर इंडोर आप बनाने जा रहे हैं तो जो आर्टिफिशियल टर्फ होती है वो 40% वार्म होती है नेचुरली ग्रास से। तो आपको उस जिस एरिया में लगा रहे हैं उसका वेदर कंडीशन और इन चीजों को भी मद्देनजर रखना जरूरी होता है। और दूसरा, जब आप आर्टिफिशियल लगाते हैं तो इंडोर जो है डेफिनेटली वो 40% जो है जो वो उनसे ज्यादा गर्म होता है। तो अगर आप हमारा इतना ज्यादा गर्म एरिया तो मेरा ख्याल जनूबी पंजाब ही है, वहां पे इन चीजों को भी मद्देनजर रखा जाता है कि आपने कहाँ पे जो है ना इनको ये ग्रास को लगाना है। तो इससे अगला आ जाता है जी लाइटिंग। एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तमीर करने के बाद आप अगली चीज का बुनियादी अहद करना लाजमी है। रोशनी एक अहम अंसर है, खास तौर पर अगर आप रात के खेलों की मेजबानी करना चाहते हैं। आप जितने भी प्राइवेट क्लब्स होते हैं, ये तो गवर्नमेंट का हमारा सेक्टर है, तो वो डेफिनेटली वो जो है ना फ्लड लाइट के ऊपर जाते हैं, क्योंकि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ सोचते हैं कि अगर दिन को भी खेल होगा तो हम रात को भी बुकिंग करेंगे, तो उसके जो है हमें जो है वो फाइनेंशियली हेल्प होती है उस अदारे को जिसका जो ग्राउंड है या किसी का भी है कम्युनिटी का। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर पे भी हमें देखा जाता है। तो लाइट जो है हमने एक फ्लड लाइट जो है वो हमने लगाते हैं, हमने नाइट की एक्टिविटीज के लिए या मैच कराने के लिए। जिस तरह मैं पहले बात कर रहा वेदर कंडीशन की, अगर ज्यादा गर्मी है तो हम रात को भी करा सकते हैं। स्पेशली जो 2 गेम है, फुटबॉल है, इस तरह जो रग्बी है, ये 1-2 ऐसी गेमें हैं जहां पे जो है वो जिनमें ज्यादा आपके जो है ना वो वार्म मंदा होता है, ज्यादा हो जाता है वार्म अप क्रिकेट की निस्बत। तो
यही रहने दें। खासतौर पर जहां तक अगर आप पास के नाइट गेम की मेजबानी का कोई मंसूबा नहीं है तो फिर भी आपको हिफाजती मकासद के लिए प्रॉपर मुनासिब लाइटिंग की जरूरत है। रात के खेलों की मेजबानी करना आपकी सरमायाकारी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना, लहजा सही रोशनी एक बड़ी बात है। एक बेहतरीन लाइट्स जो आजकल ट्रेंड हो रही है वो LED लाइट्स है। अगरचे जो फादियत स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के रोजाना अखराजात में इजाफा कर सकती है। आप फादियत के बिलों को कम करने की मदद के लिए एनर्जी तवानाई से बचने वाली लाइट्स में सरमायाकारी कर सकते हैं। LED लाइट्स आमतौर पर तवानाई की बचत की खासियत के साथ आती है जो आपको माहाना तवानाई के बिलों को बचाने में मदद फराहम कर सकती है। मजीद ये कि LED लाइट्स रवायती रोशनी से ज्यादा पायदार भी होती है। इन्हें खासतौर पर इंडोर खेलों की सहूलत में इंस्टॉल करना चाहिए क्योंकि इनमें से ज्यादा हरारत पैदा नहीं होती। इससे आपको दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए ठंडक के अखराजात कम करने में भी मदद मिल सकती है। नेक्स्ट प्लीज जी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर डेफिनेटली ट्रफ का भी होता है, लेकिन इसमें एंट्रेंस एंड पार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। जब लोग खेलों का कॉम्प्लेक्स बनाने का इरादा करते तो अक्सर दाखिले और पार्किंग को नजरअंदाज कर देते हैं। ताहम वो आपके खेलों के अहाते की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक सबसे अहम पहलू है। आपकी सहूलत है में दाखिल होने वाले अफराद की तादाद को कंट्रोल करने के लिए और सिक्योरिटी कैमरे लगाकर दाखिले की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जो वहां पे मौजूद थे, अभी भी मेरा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अफसर डिवीजन स्पोर्ट अफसर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अफसर साहिवाल बैठे होंगे। एक इंटरनेशनल कबड्डी टाकरा में साहिवाल में जिस एक ही एंट्री गेट था, जिस पे जो है वो जब रश बढ़ा तो वो टोटल ब्लॉक हो गया। इवन जो मिनिस्टर स्पोर्ट्स और हमारे DG स्पोर्ट्स हैं, ही इज द विटनेस, वो 15 से 20 मिनट जो है वो पीछे खड़े रहे वहां के, उनको गुजरने के लिए कोई वहां पे और जो है वो नहीं था कोई जगह। तो हमें एंट्रेंस और इस तरह के कितने दरवाजे, और ये भी फिर दोबारा वापस आऊंगा कि हेल्थ सेफ्टी की तरफ जब हम बनाने जाते हैं तो इन चीजों को फिर भी मद्देनजर रखना चाहिए कि आपका इमरजेंसी एग्जिट भी होना चाहिए, नॉट ओनली एंट्रेंस एंड पार्किंग। इन केस ऑफ आपका इंडोर जिम्स है, आपकी वहां पे ड्यूरिंग गेम्स है, हीट ऑफ द मोमेंट आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जहाँ कोई आग हो जाती है, जहाँ कोई और अदर एक्सीडेंट होता है, तो आपको इमरजेंसी एग्जिट जरूर होना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी लोगों को वहां से सेफली निकाल सकें, स्टेडियम को, इंडोर जिम्नेजियम को, उसको खाली करवा सकें। आपकी सहूलत में दाखिल होने वाले अफराद की तादाद को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफर सिक्योरिटी कैमरे लगाना वो बता चुका। मुनाफा बख्श टूर्नामेंट मैचों की मेजबानी के लिए खेलों की दीगर सहूलियत का मुकाबला करने के लिए खासतौर पर पार्किंग पर गौर किया जाना चाहिए। मिनिमम आपको जो है ना वो इस फी तकरीबन कम से कम पार्किंग के म्यार को पूरा करना चाहिए, क्योंकि आपका इसमें जो है आपकी वो मोटरसाइकिल की पार्किंग भी हो सकती है, कार की पार्किंग भी हो सकती है, लोगों के लिए अवेलेबिलिटी हो जहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, तो इन चीजों को भी मद्देनजर हमें जरूर रखना चाहिए। अगला फैक्टर है जी, ये फिर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आबोहवा और इस्तेकाम, मौसमी हालात हम कह सकते हैं, क्लाइमेट वेदर कंडीशन, मौसमी हालात फैसला करने के अमल का एक अहम जुज़ो मकामी आबोहवा और माहौलियाती अवामल है जो मकामी खित्ते को मुतासर करते हैं। खास तौर पर पानी की फराहमी, बारिश के वाकयात, मौसम की दूसरी सूरत हाल। आपकी सतह की किस्म का तयन करते वक्त पानी की फराहमी से मुतल्लिक सवालात का जवाब देना जरूरी है। कि एग्जाम्पल इसमें से अगर आप नेचुरली ग्रास पे भी जाते हैं, अगर आप स्टेडियम बना रहे हैं, इसके एग्जाम्पल दूंगा, तो वो डेफिनेटली जब 60% से नीचे वो पानी होगा तो आपका जो है वो ग्रास जो है वो आपकी वो जो है ना डेड हो जाएगी, मरना शुरू हो जाएगा। तो आपको मौसम के हालात से दूसरी चीजों को भी देखना चाहिए कि आपकी बारिशें बहुत आती हैं, तो इन केस ऑफ आपके वाटर को वो उनका जो है ना वो एक अगर ग्राउंड से पानी निकलने का निज़ाम होना चाहिए, जहाँ अगर अदर सोर्सेज अगर आपकी नेचुरली ग्रास पे नहीं है, आपकी आर्टिफिशियल ट्राफी लगाई हुई है, इन केस ऑफ आपका जो है वाटर की कैपेसिटी है, कोई वहां पे वाटर टैंक होने चाहिए और एक्स्ट्रा मोटर वगैरह भी होनी चाहिए, ताकि इन केस ऑफ अगर कोई नॉट एट द मोमेंट कोई मशीन या कुछ भी वर्किंग नहीं करती तो हमारे पास जो है प्लान 2 होना चाहिए, ताकि हमारा कोई अगर इन केस ऑफ इंटरनेशनल या नेशनल कोई भी इवेंट हो रहा है तो वो मुतासर ना हो। इन चीजों को भी मद्देनजर रखा जाता है। ये सारी चीजें जो है ये प्रेजेंटेशन में हैं,
तो ये मैं जवाब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे लेक्चर के बाद ये प्रेजेंटेशन शेयर भी कर दीजिएगा सारी, ताकि अगर कोई चीज बताने में रह जाती है तो फिर वो इसमें ताकि वो देख सकें इसको। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस्तेसाल और इस्तेकाम, ये भी कुदरती अनासर के अलावा सतह की इस्तेहकाम का तयन और इस्तेमाल की सतह के जरिए किया जाएगा। इस्तेमाल की किस्म से सतह पर पड़ने वाले असरात से मुराद है फुटबॉल या रग्बी, जिस तरह मैं आपको इस स्लाइड से पहले मैं आप लोगों को बता रहा था। फुटबॉल या रग्बी जैसे खेलों का सतह पर ज्यादा असर पड़ेगा जहां पहनना तेज होता है, जबकि क्रिकेट जैसे खेल की सतह पर कम तनाव का शिकार होंगे। क्रिकेट में वो जो फुटबॉल और रग्बी में जो एनर्जी और जो चीजें होती हैं वो डेफिनेटली क्रिकेट में नहीं होती। वहां पे फुटबॉल और रग्बी में सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं, वो बेहतर जानते हैं कि आप जो है ना, अगर 90 मिनट का मैच है फुटबॉल में तो आप कंटिन्यू जो है वो रनिंग करते हैं वो जाते हैं। तो क्रिकेट जो है डेफिनेटली उसमें अगर आप फील्डिंग कर रहे हैं, आपने बॉल पकड़ा तो दोबारा अपनी जगह पे आते हैं, आपको कुछ वक्त के लिए जो है वो रेस्ट भी मिल जाती है, वो आपको रिकवरी हो जाती है। फुटबॉल में और रग्बी में आपकी रिकवरी पीरियड बहुत कम होता है ड्यूरिंग गेम। तो इन चीजों को देखा जाता है। वे जो ये चीजें हैं, क्रिकेट जो है वो खेल जो है वो कम तनाव का शिकार होती है। इस्तेमाल की सतह से मुराद रजिस्टर्ड टीमों, आप दूसरी जो है आप टीमों की तादाद जब आप देखते हैं कि आपके पास कितनी टीमें हैं, आपके पास रजिस्टर्ड हुई हैं, जब इनका कौन सा कंपटीशन करा रहे हैं या टूर्नामेंट करा रहे हैं, या आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है, जब बहुत सारी टीमें आती हैं उनको प्लान कर, व्हेन प्लानिंग द स्पोर्टिंग ग्राउंड दीज फैक्टर विल हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द मटेरियल टू बी यूज्ड। तो इन चीजों को भी मद्देनजर रखना चाहिए। ये साथ साथ जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं तो इनको फैक्टर को डेफिनेटली वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट है जी लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स ग्राउंड के मंसूबाबंदी के मरहले के दौरान इस सहूलत की तश्कील करदा जिंदगी की लागत को भी जहन में रखें। लाइफ साइकिल लागत आपको इस बात का यकीन करके अपनी सहूलत से ज्यादा फायदा उठाने में मदद देगी। ये मैं वही बात है जो मैं पहले अपनी पहली स्लाइड में आप लोगों से मैं बता रहा था कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अफसर, डिवीजन स्पोर्ट अफसर या किसी का भी अहम रोल होता है, उनको ऑन पेपर होना चाहिए, उनको प्लानिंग के अंदर उनका मौजूद होना बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि आपने अब देखें, आप एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त अगर डीएसओ या डिवीजन स्पोर्ट अफसर ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि आप बनने के बाद आपको हैंड ओवर होना है, तो आपकी जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है तो वो आप ही उसके इंचार्ज होंगे। लॉन्ग टर्म पे प्लानिंग में तो आपने इसको लेके जाना है, आपने इसकी मेंटेनेंस को देखना है, आपने इसके स्टाफ को देखना है। क्योंकि जिस तरीका पुरानी स्लाइड में मैं बता रहा था, इन केस ऑफ आपके पास नेचुरली ग्रास है तो आपको डेफिनेटली वही स्टाफ रिक्वायर होगा जो उसके बारे में जानता होगा, ग्रास को किस तरीके से देखना है। जब अदर जो स्टाफ है आपका राइट टूल्स हैं जो गेम के लिहाज से भी अगर आप देखें तो जिनको इक्विपमेंट वगैरह का पता होगा, स्पोर्ट्स का पता होगा, जो किसी को नहीं पता, जो आपने स्टाफ को ट्रेन किया हुआ, आपने लॉन्ग टर्म अपनी रिक्वायरमेंट को देखना है, स्टाफ ट्रेनिंग को देखना है, सरफेस को देखना है। तो इट आल्सो इंक्लूडिंग सोर्सेज लाइक फंडिंग, वाटर रिपेयर स्टाफ, जो भी आपके डे बाय डे ऑपरेशन वर्क होता है, जो आप जहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स आपने बनाया है, जो आपके हैंड ओवर हुआ है, जहाँ उस पे आप जो है वो काम करते हैं। क्योंकि बनाते वक्त डेफिनेटली इन चीजों को मद्देनजर नहीं रखा जाता। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, इसी को कहा जाता है कि कोई एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक दफा पैसा लगा बन गया, इसको लॉन्ग टर्म में इसको मेंटेन करना, इसको लेके चलना और उसी तरह मेंटेन रखना, दिस इज आल्सो वन ऑफ ए डिफिकल्ट टास्क होता है कि इसको मेंटेन रखा जाए। और स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में चीजों को साथ उसी तरीके से मेंटेन लेके चलना, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आ जाती हैं सारी चीजें। आप इसको कैसे करते हैं, आप स्टाफिंग करते हैं, स्टाफ की ट्रेनिंग करते हैं, आप रिक्रूटमेंट करते हैं, जहाँ फिर डे बाय डे ऑपरेशन वर्क जो भी है, आपकी फंडिंग कहाँ से आएगी, पैसे जो भी है, आप डीएसओ की एसओपी जो है, जो आपकी ड्यूटी है, आपने बिल, बिजली के स्टाफ की सैलरीज, बिजली के बिल वगैरह जो आप पेड करते हैं। नेक्स्ट जी। सिटिंग,
अच्छी नसीहत से शायकीन सलामती के साथ देखने से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। बैठने की जगह अगर आप कोई स्टेडियम बनाते हैं जो इंडोर है, जहां आउटडोर है, क्योंकि तमाशाई के बगैर कोई खेल नहीं होता। हौसला अफजाई, हजूम, स्टेडियम की तवानाई और शायकीन की अमूमी जोशो खरोश वही है जो खिलाड़ियों को बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने की तरकीब देता है। तो डेफिनेटली बैठने की जगह होगी, जितनी कैपेसिटी होगी उतने ही लोग मौजूद होंगे वहां पे, और जितने ज्यादा लोग होंगे तो वो लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, तो प्लेयर भी उसी से अच्छा परफॉर्म करता है। तो बैठने की जगह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे जो मैंने आई एम वेरी सॉरी, जो मैंने एक जो है, जिस तरह हमारा लाहौर का इंडोर जिम्नेजियम है, उसमें जो हमारी सिटिंग प्लेस बनी हुई है, अगर आप वहां पे बैठे तो आपको ग्राउंड नीचे से नजर नहीं आता। तो इन चीजों को, आप स्पोर्ट्स के लोग हैं तो यूं ही जो आप कोई आपके एरिया में कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या कोई भी बनने जा रहा है, तो इन चीजों को प्लीज लाजमी मद्देनजर रखना चाहिए, उनकी सिटिंग कैपेसिटी को देखना चाहिए, और ताकि आप कहाँ पे बैठाना है लोगों के लिए, कहाँ पे है। और इससे भी ज्यादा अगर दुनिया तो इस हद तक देखती है, इन केस आप अगर कोई ग्राउंड या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इंटरनेशनली बात करूंगा, तो इन चीजों को भी मद्देनजर रखा जाता है कि आपका पहले जो माइंड में चीज होती है कि आपके ज्यादा मैचेस किस वक्त होंगे। आपका डेफिनेटली पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के मुताबिक अगर गर्मियां हैं तो उनमें वो शाम के वक्त ही ज्यादा होते हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखा जाता है कि जहां पे चीफ गेस्ट ने बैठना है, जहां पे लोगों के लिए एक सिटिंग कैपेसिटी बनाई है, वहां सूरज उनकी तरफ नहीं होना चाहिए। अगर आपका आपका ओपन ग्राउंड है, जहां आपका कॉम्प्लेक्स आप बना रहे हैं, तो आपके प्लेयर कहाँ पे बैठे, प्लेयरों की सिटिंग कहाँ पे है, और आपके चीफ गेस्ट ने कहाँ पे बैठना है, जो हमारी एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। तो लोगों के जो अगर बैठे हो तो उनके सामने सूरज पड़ रहा हो, तो उस टाइम मैच हो रहा हो, तो डेफिनेटली वो डिस्टर्ब होते हैं। तो इसको डिजाइन करते वक्त ये चीजें जो है ना, वो वेरी जरूरी है, बहुत जरूरी होती है। दीगर इसके अलावा अदर सर्विसेज हैं। अदर सर्विसेज जो हम कम्प्लेक्स इंडोर हो जहां आउटडोर कम्प्लेक्स बनाने जाते हैं, तो बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर दीजिए। तो मैं साथ साथ रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं, जो मैंने देखा, जो जिस जगह मैंने विजिट किया, अगर मुझे अपनी स्लाइड बनाते वक्त डेफिनेटली मेरे माइंड में वो एक दो जो मिसाल थी, मैं एग्जांपल दूंगा गोजरा हॉकी स्टेडियम की। अदर सर्विसेज में डेफिनेटली आप अगर कोई नेशनल या इंटरनेशनल कोई भी हॉकी का मैच या जो स्टेडियम बना है वहां पे होगा, तो वहां प्लेयर्स के लिए चेंजिंग रूम्स भी होने चाहिए। अगर वो दो जो रूम्स बने हों, अगर वो प्लेयर्स के चेंजिंग रूम होंगे, तो डेफिनेटली आपका जो स्टाफ है, आपका डीएसओ है या तहसील स्पोर्ट अफसर है, उसके बैठने के लिए भी वहां पे जगह होनी चाहिए। तो उस जगह पे अगर आपके बैठने की प्लेयर्स के लिए चेंजिंग रूम्स और अदर जो दीगर लोग आते हैं, अगर आपका स्टेडियम है तो वहां उनके लिए वॉशरूम की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, लॉकर्स रूम भी होने चाहिए, जहां पे प्लेयर्स ने अपने जो उन चीजों को रखना है, तो सेव करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटर को बैठने के लिए जगह नहीं है जो आप स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, तो हाउ कैन पॉसिबल, आप कैसे उसको मेंटेन करेंगे, कैसे उसकी देखभाल करेंगे। आप जाएंगे एक चक्कर लगा के आ जाएंगे। अगर आपका बेहतरीन एक स्टाफ का ऑफिस, जहां स्टाफ रूम्स भी बने हों, उसके अलावा आपके प्लेयर्स के रूम्स भी हों, लॉकर्स हों, लाइटिंग अच्छी हो, अच्छा टूर्नामेंट होता है, क्योंकि प्रैक्टिस डेली होती है, टूर्नामेंट तो साल में 2-4 दफा ही होता है, तो मेंटेनेंस डे बाय डे ऑपरेशन वर्क तो वहीं पे बैठ के स्टाफ ने करना होता है। जो अदर सर्विसेज हैं ये भी बहुत जरूरी होती हैं। तो इसके बाद जो है, मैं जो रूल और रेगुलेशन है, आप लैंड कैसे लेते हैं, जो आपकी एसओ